प्रेस फ्रीडम क्या है या दुरुपयोग है, ये सवाल आपके सामने रखता है। ये देश के 3 बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, वी द इडियट्स, इस देश को अब तक एलीट क्लास चलाता रहा है। प्रभु वर्ग जिसे आप कहते हैं कि नैसर्गिक रूप से ईश्वर ने हमें राज्य संचालन का अधिकार दिया, ये हमारा इस पर अधिकार है। पद्म पुरस्कारों के बारे में यह धारणा थी कि दिल्ली में अगर प्रभावी प्रभु वर्गों के साथ आपके खास लोग हैं, प्रमोट कर सकते हैं, उनको मिले। क्राइसिस में जब भारत आ गया 91 में, तो उसको गति मिली, एक नए ढंग से वो सपना मिला 14 के बाद। मनी कंट्रोल संवाद की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एक विशिष्ट मेहमान के साथ। विशिष्ट इसलिए क्योंकि पत्रकारिता से लेकर राजनीति तक उन्होंने अपनी अमीर छाप छोड़ी है। हम बात कर रहे हैं हरिवंश नारायण सिंह की, जो कि पत्रकारिता से लेकर राजनीति तक सिर्फ हरिवंश के तौर पर जाने जाते हैं। आपने अपनी पत्रकारिता से देश और समाज में अमीर छाप छोड़ी। उसके बाद से राजनीति में आपने प्रवेश किया 2014 में राज्यसभा के जरिए, और 2018 से लगातार राज्यसभा के उपसभापति की महत्वपूर्ण भूमिका में है। समाज से लेकर अर्थशास्त्र सब पर आपकी खास पकड़ है। बहुत खुलकर और पूरी ईमानदारी के साथ बोलने के लिए जाने जाते हैं। हरिवंश जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद और मेरा नमस्कार ब्रजेश जी, आपको, मनी कंट्रोल और न्यूज़ 18 के सभी मित्रों और साथियों को। मुझे यहाँ आकर आप सबके बीच बहुत व्यक्तिगत प्रसन्नता है, और आपके जो भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन सबको भी मेरा नमस्कार। कैसा लगा आपको? मुझे लगता है कि आपने 2017 में अपना अखबार छोड़ा हुआ, अखबार जिसके जरिए जो है आपने झारखंड से लेकर पूरे, मैं कहूँ पूरी भारत की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति को प्रभावित किया, प्रभात खबर जिसका नाम है। उसके बाद से मुझे लगता है कि इस तरह से चर्चा और बहस के लिए आप पहली बार ही किसी न्यूज़ रूम में आए, और फिर उसके बाद से इस तरीके से मुखातिब हैं। मैं निश्चित तौर पे किसी न्यूज़ रूम में, वो भी बिल्कुल आधुनिक न्यूज़ रूम जो आधुनिक मीडिया का है, पहली बार मेरा आना हो रहा है। और जिस मीडियम से हम बात कर रहे हैं तो मेरे लिए बिल्कुल नितांत पहला है। तो मेरे लिए बिल्कुल ये नया अनुभव है, और इन वर्षों के बीच दुनिया बहुत बदली है। हमने जब छोड़ा वो दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआती और चर्चा का दौर था, यह पिछले 8 वर्षों में प्रवेश का दौर है। तकनीक के तौर पर भी दुनिया बहुत बदल चुकी है ब्रजेश जी। आपने तकनीक में जो बदलाव आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लेवल पर जो चेंजेस है, मीडिया लैंडस्केप में जो चेंज है, उसकी तरफ आपने इशारा किया। क्योंकि आपने जब शुरुआत की, अगर मुझे ठीक ठीक याद है 1977 में, तो प्रिंट का दौर था, और फिर वहाँ से 90 के दशक में टेलीविज़न, और फिर उसके बाद से मैं कह सकता हूँ कि 2000 के बाद से डिजिटल ने धीरे धीरे, और ख़ासतौर पर 2010 के बाद से अपनी पैठ बनाई, और आज हम लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं। पत्रकारिता पर कभी हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन मैं अभी जो आपकी मौजूदा प्रोफाइल है, राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर 2018 से आप लगातार काम कर रहे हैं, एक संवैधानिक पद है। राजनीति पर आपकी टिप्पणी हमेशा रही है, चूँकि आपका जो गांव है वह देश के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का अपना पैतृक गांव रहा है, जयप्रकाश नारायण, जिनको कि देश और दुनिया जेपी के तौर पर याद करती है। उसी गांव सिताब दियारा से आप आते हैं। जिला जो है बलिया, वो जिला जो है न सिर्फ बागी बलिया के तौर पर, बल्कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के अपने कर्मस्थल, जन्मस्थली के तौर पर भी जानी जाती है। बलिया से जो आपका सफ़र शुरू हुआ पत्रकारिता के रास्ते, फिर राजनीति में 2014 से, वो भी उच्च सदन जो है हमारे संसद का, वहाँ पर देश की राजनीति को आपने लंबे समय से देखा है। और मैं अगर ठीक अगर टाइमलाइन पे याद करूँ, तो जब आपका जन्म हुआ या जो आपका बचपन था, उसमें नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे। जब आप थोड़े बड़े हुए, स्कूल आना जाना शुरू किया जो, तो फिर शास्त्री का दौर भी आपने देखा। फिर जो है इंदिरा गांधी के दौर में आप स्कूल से यूनिवर्सिटी में गए, और फिर आपने इमरजेंसी न सिर्फ देखी, झेली, बल्कि उसके दौरान भूमिगत आंदोलन में भी आप सक्रिय रहे। और चंद्रशेखर का जिक्र मैं कर रहा था, चंद्रशेखर के तो आप जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनके आप अतिरिक्त मीडिया सलाहकार भी रहे। अपनी पत्रकारिता में जब से आपने एंट्री ली, मोरारजी से लेकर जो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सबको आपने करीब से देखा, उनकी राजनीति को देखा। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि अगर हम पूर्व के
तमाम प्रधानमंत्रियों की तुलना में, जो कि नेहरू से सिलसिला जो शुरू होता है और मनमोहन सिंह पर ख़त्म होता है, और चूँकि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की हम बात कर रहे हैं, तो इन प्रधानमंत्रियों के मुकाबले नरेंद्र मोदी में आप क्या विशिष्ट देखते हैं? चूँकि आप सदन जब आप चलाते हैं, राज्यसभा, उसमें भी प्रधानमंत्री आते हैं, लोकसभा में तो सदन के नेता हैं ही। इनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग या फिर ओवरऑल जो पर्सनालिटी है या फिर जो इनकी छाप है राजनीति और शासन पर, उसको आप किस तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे इन कंपेरिजन टू अदर प्राइम मिनिस्टर्स? बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी। मैं शुरू में स्पष्ट करना चाहूँगा आपको सूचना के तौर पे कि बलिया से नहीं, मैं एक ऐसे गांव से आता हूँ जो 2 नदियों के बीच घिरा होता था और साल में 6 महीने हम पानी में रहा करते थे। और यह देश के 2 राज्यों और 3 जिलों के बीच बसा एकमात्र गांव है, छपरा, आरा और बलिया। तो बिल्कुल जीवन की कठिन परिस्थितियों से निकलकर मैं आपके सामने आज यहाँ मौजूद हूँ। बचपन से कह सकता हूँ कि एक राजनीतिक चेतना किसी वजह से थी, तो पहले के प्रधानमंत्रियों के बारे में हमने पढ़कर जाना, बाद में थोड़ी राजनीतिक चेतना हुई तो किताबों को पढ़ना शुरू किया। हमारे पहले प्रधानमंत्री कैसे थे या फ्रीडम स्ट्रगल क्या था। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी तो उस वक्त एक चेतना इस रूप में थी, विद्यार्थी था, क्लास 7, 8 या 9 का रहा हूँगा, तो उनकी सभा सुनने के लिए मैं गया था, ये मुझे याद है। शास्त्री जी के बारे में बड़े आदर से सुनता था, गांव के अपढ़ लोगों से। वहाँ कोई राजनीतिक चेतना नहीं थी, पर जयप्रकाश जी ने जब आंदोलन शुरू किया तो एक सक्रिय राजनीतिक चेतना और एक विद्यार्थी के रूप में राजनीति के प्रति उत्सुकता बढ़ी। और तब से अब तक जो भी प्रधानमंत्री हुए, खासतौर से इंदिरा जी के लेटर फेज यानी 71 के बाद जब उनको कामयाबी मिली, तब मैं छात्र था पर पढ़ने में रुचि पैदा हो गई थी, तो उसके बाद की चीज़ों को कह सकता हूँ कि नज़दीक से देख रहा हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ चीज़ें जो मेरे व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आपसे पहले निवेदन करना चाहूँगा। पहली चीज़ जो बिल्कुल अलग दूसरों से दिखाई देते हैं वह है उनका बिल्कुल गीता में जो अनासक्त ढंग से काम करने के प्रति जो समर्पण की बात कही गई है। आप यही देखिए, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, देश और दुनिया में चुनावों को लेकर सारी व्याख्या चल रही है, पर बिल्कुल अनासक्त ढंग से देश को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा 24/8 जो हम लोग सुनते हैं लगा देना, ये इसके पहले किसी प्रधानमंत्री में मैंने कम से कम नहीं देखा, नहीं जाना। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। गांधी जी के विचारों से मैं बड़ा प्रभावित हुआ, उनके साहित्य को काफ़ी पढ़ा है। गांधी आमतौर से कहा करते थे कि व्यक्ति को उसके छोटे छोटे गुणों से पहचानिए। दूसरी चीज़ मैं बताऊं आपको, ये बड़ा सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन है, पर बहुत सारे लोग सहमत असहमत वो अपने विचार रखने को स्वतंत्र हैं। मैंने जब भी प्रधानमंत्री जी को देखा है यात्रा करते हुए, वो पार्लियामेंट आते हैं या किसी ऑफिशियल फंक्शन में आते हैं, वहाँ कभी कभी मुझे रहने का मौका मिलता है, हमेशा गाड़ी में वो अकेले होते हैं। तो मैंने अपने स्तर पे समझने की कोशिश की कि ये मानस क्या है। तो मुझे लगा कि ये देश वो था जहाँ पर प्रधानमंत्रियों की गाड़ी में यात्रा कर लेने से लोगों की आर्थिक हैसियत और राजनीतिक प्रभाव बढ़ जाया करते थे। ये मेरे लिए बड़ा मैं कहूँ कि एक आई ओपनर कि राजनीतिक जीवन में मर्यादा, नैतिक आचरण बिना प्रचार के कैसे होना चाहिए। आज 10 से 11 वर्ष होने हैं ब्रिजेश जी, पर मैंने 2014 में, जी हाँ, एक बार भी नहीं देखा किसी व्यक्ति को ऐसे लेकर साथ यात्रा करते हो। पार्लियामेंट में आता अकेले आते हैं। तो पहली चीज आप ये बताऊं मैं आपको। दूसरा, आकर के जिस तरह से उन्होंने यह टीम अपनी खड़ी की, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के बारे में धारणा थी कि टॉप जो ब्यूरोक्रेट्स हो जाते हैं, खासतौर से जो सेक्रेटरी हो जाते हैं, वो आमतौर से मतलब एक तरह से जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने शब्द इस्तेमाल किया था, दूसरे नंबर के राजा। मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूँ कि उस ढंग से लोगों का आचरण होता था। कहाँ है साहब, पता चलता वो जिमखाना क्लब में है, गोल्फ खेल रहे हैं। और ये माना जाता था, ये धारणा थी ब्रजेश जी, आपका बड़ा अध्ययन है इसलिए आप इस बात को पुष्ट करेंगे, और कि जब आप सेक्रेटरी बन गए हैं तो कामकाज नहीं करना है, बस आपको मौजूद रहना है, कामकाज करिए तो आपके सहायक हैं, देश दुनिया घूमने के अवसर का लाभ उठाना है।
अनेक सेक्रेटरीज ने मुझसे कहा कि वर्क कल्चर कैसे चुपचाप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बदल दिया। एक नया टर्म ही आ गया, 360 डिग्री एनालिसिस। बिल्कुल। किसी भी ब्यूरोक्रेट का, अगर बिल्कुल। उसको महत्वपूर्ण पद पे रहना है। और मैं अगर आप इजाजत दे तो एक टॉप ब्यूरोक्रेट के जिन्हों की बड़ी पॉलिसी चेंज करने में भूमिका रही है, उनकी राय मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई तो कहा गया कि आप अपने अपने विभाग का प्रेजेंटेशन करें। तो हमारे बहुत सारे सेक्रेटरी लेवल के लोग अपने एडिशनल सेक्रेटरी या किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी को लेकर गए, बैठे रहे, उनके सामने प्रेजेंटेशन हुआ। कहते हैं कि इतना बड़ा लिसनर मैंने नहीं सुना। वो चुपचाप आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबकी बात सुनते रहे और लास्ट में कहा कि अगली बार से मैं चाहूंगा कि प्रेजेंटेशन जो सेक्रेटरी हैं वो करें। ये एक मामूली बात नहीं है ब्रजेश जी। ये उन्होंने कहा कि ये सबके ऊपर एक तरह से क्या करें, सब ये शॉक ट्रीटमेंट जैसी स्थिति थी वर्क कल्चर में कि कोई आदमी काम के प्रति इस रूप में, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूं, पर देश के लिए जब वो कहते हैं काम ही जीना, काम में ही रहना, हमेशा हर पल देश के लिए इस्तेमाल करना, और इस तीसरी कामयाबी के वक्त बाद अनासक्त होकर लगातार काम में ही व्यस्त रहना। दूसरे लोग एनालिसिस कर रहे हैं पॉलिटिकल की क्या कामयाबी नहीं मिली या मिली। ये पहली विलक्षणता में उनका अलग आपको बताता हूं। एनालिसिस की आपने बात की, एक जो है इनकी छवि बनाई जाती है खासतौर पर ग्लोबल मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया जो है, कि मोदी के दौर में जो है भारत में जो मीडिया फ्रीडम जो है वो काफ़ी कंप्रोमाइज्ड है। मीडिया फ्रीडम जैसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरा जो है, आप खुलकर अपनी बात नहीं कर सकते। ग्लोबल इंडेक्स कई बताए जाते हैं कि साहब देखिए भारत तो उसमें इतना नीचे है। आपने पत्रकारिता 1977 में शुरू की, इमरजेंसी उसके पहले देखी आपने, और आपने जैसा कि बताया कि आपकी राजनीति में रुचि रही है। संपादक लंबा आपका दौर रहा। अगर आपसे मैं व्यक्तिगत राय पूछूं कि जो पहले के जो रिजीम रहे उस समय जो प्रेस को फ्रीडम हासिल थी, और आज जो है प्रेस से आगे जाकर हम लोग जो लार्जर मीडिया की बात करते हैं, उसमें कितना बड़ा फर्क आया है? मैं फिर लौटूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कार्य संस्कृति पर। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। देश में आज की तारीख में मेरी नज़र में जो प्रेस फ्रीडम है, जिस तरह से चीज़ें अखबार लिख रहे हैं, मीडिया में आ रही है, सोशल मीडिया में आ रही है, चैनलों पर आ रही है, ये शायद फ्रीडम कभी और नहीं रहा। और मैं ये बात जब कह रहा हूँ तो मैं कुछ उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा। इसमें पहली चीज़, तैयारी करके आप हमेशा आते हैं आपकी पत्रकारिता का, और मेरे ख्याल से राजनीति में आने के बाद भी ये सिलसिला टूटा नहीं है जो मैं देख रहा हूँ। ये मेरा इसमें कहूँ कि श्रेय आप मुझे न दें। मैं गांव में पढ़ा और उन अध्यापकों से पढ़ा ब्रजेश जी जो कुर्ता धोती पहनने वाले अध्यापक होते थे और जिनके वेतन तब 400-500 रुपये होते थे। उन्होंने संस्कार दिए कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। उन्होंने कहा होमवर्क का क्या महत्व होता है। आज मैं प्रधानमंत्री के होमवर्क पर विस्तार से आपसे चर्चा आगे करूँगा, और उसी के तहत जब मैं प्रेस फ्रीडम की बात करता हूँ और आपने ये सवाल पूछा तो मैं बताना चाहूँगा आपको कुछ चीज़ें उदाहरण के साथ। यह मेरा प्रिय एक अखबार रहा अंग्रेजी का, जिसने जब उसका प्रकाशन शुरू हुआ तो बहुत सारे मिथक्स को तोड़ करके जो अंग्रेजी के स्थापित अखबार थे उनसे लेआउट में, विजन में, कंटेंट में बिल्कुल अलग निकला। तो मैं लगातार पढ़ता रहा। और उस समूह के लिए आपने काम भी किया। मेरा मकसद किसी अखबार और किसी संस्थान के बारे में कहना नहीं है, मुझे जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर देना है। उसके उदाहरण से रख करके मेरे मन में जो जिज्ञासा और सवाल है आपके माध्यम से मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये हमारे उसमें 2019 में चुनाव होने वाले थे, उसके पहले एक प्रधानमंत्री जो लगभग शायद 24 वर्षों बाद अपने वजूद पर बहुमत लेकर जीत कर आया। 1984 के बाद 1984 जोड़ मेरे ख्याल से आडवाणी ने उस चुनाव के बारे में भी ये कहा था कि ये लोकसभा का चुनाव नहीं था, ये शोक सभा का चुनाव था, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 84 से 14 के बीच का आप अंतराल जोड़िए। और यही नहीं, लोग भूल जाते हैं, पहली गैर कांग्रेसी सरकार सही अर्थों में 2014 में बनी। हमारे विचार सहमत असहमत हो सकते हैं, लोकतंत्र में होना चाहिए। हाँ, मोरारजी देसाई की अगर आप पृष्ठभूमि देखें तो कांग्रेसी पृष्ठभूमि, बिल्कुल इंदिरा गांधी से विरोध की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। सारे लोग इसके पहले के देखिए कांग्रेस ओरिजिन के, और किसी एक पार्टी का कोई व्यक्ति अपने बूते, वो भी पृष्ठभूमि क्या, चाय बेचने से लेकर यहां तक की यात्रा, उस पर मैं अभी नहीं जा रहा।
उस व्यक्ति के बारे में 2019 के आसपास ये हेडिंग लिखा जाता है, वी आई एम द पीपुल। और आप इसका ट्रीटमेंट आप देख लीजिए। मैं ये किसी को मुझे इसमें मतलब प्रेस फ्रीडम क्या है या दुरुपयोग है, ये सवाल आपके सामने रखना। ये देश के 3 बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, वी द इडियट्स। ये आप इसमें तस्वीर देख रहे हैं, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी। इस देश के जो भी राष्ट्रपति हुए उनमें वो सांस्कृतिक मर्यादा जिनमें विलक्षण रही, उनमें से रामनाथ कोविंद जी है। इतनी शालीनता, मर्यादित उनका व्यक्तित्व। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नहीं तो देश ने तो हमारे ऐसे भी राष्ट्रपति देखे हैं जिन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री के बारे में कहा था कि अगर वो आदेश दे तो मैं उनका जूता और सैंडल भी उठा लूंगा। मैं उस पर भी आगे आता हूँ। तीसरा शीर्षक मैं आपको बताऊं, यह जब हमारे जस्टिस गोगोई राज्यसभा के सदस्य बनाए गए, ऐसा लगा कि देश में एक अनहोनी परंपरा की शुरुआत हो गई। मैं मान सकता हूं कि आप सवाल उठा सकते हैं, ये उठना चाहिए कि चीफ जस्टिस रहे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए या नहीं, राज्यपाल रहे व्यक्ति को आना चाहिए या नहीं। पर इस देश में क्या परंपरा आजादी के बाद से डाली गई हो, मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। पर इस प्रकरण को ऐसे प्रस्तुत किया गया, वाई नॉट कोविड डिड इट। और कोविड यानी आप जानते हैं कोविड महामारी का नाम है। ये उपाधि किसके लिए दी गई मुझे कहने की जरूरत नहीं, ये माननीय राष्ट्रपति जी के लिए तत्कालीन ये उपाधि दी गई। तीसरा, द भस्मासुर टच। अब मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूं ब्रजेश जी कि इसके बाद मैं अखबार पढ़ना छोड़ दिया और शायद मेरी तरह बहुत लोगों ने छोड़ा होगा। पहला, एक अखबार नवीस होने के कारण मैं ये मानता हूं कि किसी अखबार का जो बैनर हेडलाइन है वो सूचनात्मक बड़ी खबरों का होता है। वो आपके ओपिनियन से, आपका जो निजी ओपिनियन है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। पर निजी ओपिनियन से आपके आग्रह पूर्वाग्रह हो सकते हैं, आपकी विचारधारा होना चाहिए जो भी है। पर इस तरह के शीर्षक लगा करके मेन स्ट्रीम अखबार होने का दावा करना 14 के पहले इस मुल्क में कभी हुआ? आपातकाल लगा, हमें यह सूचना है कि उसके डिक्लेरेशन पर साइन रात को जगा करके या जिस रूप में तत्कालीन राष्ट्रपति जी से कराया गया, कैबिनेट की बैठक सुबह हुई। क्या उन माननीय राष्ट्रपति जी के बारे में भी कभी किसी ने ऐसा शीर्षक लगाया? तीसरा सवाल, इस देश में लंबी परंपरा रही, आपने देखा होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने मुखपत्र होते थे, हर आइडियोलॉजिकल समूह के मुखपत्र होते थे। नक्सलाइटों के थे, हमारे कम्युनिस्ट मित्रों के थे, भाजपा जनसंघ के थे, मदरलैंड अखबार था, आपके कांग्रेस का था, पहले आज़ादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका रही नेशनल हेराल्ड की, और नवजीवन शायद बाद में हिंदी में था, पर बाद में वो कांग्रेस का प्रवक्ता बना अखबार। इसी तरह से आप चले जाएं, न्यू एज, पैट्रियट, सीपीआई का कोई था, सीपीएम का था, आज भी निकलते रहते हैं सारे विचारों का। उन विचारों पर आधारित शुद्ध रूप से निकलने वाले अखबारों में भी अपने प्रतिद्वंदियों के लिए और ख़ास तौर से जो संवैधानिक पदों पर बैठे, किसी ने ऐसा शीर्षक लिखा होगा, ये शोध करा करके मुझे कोई बताए। आपने देश में वो भी दौर देखा होगा जब प्रधानमंत्री कार्यालय से तय होते थे संपादक, वो चीज़ें पढ़ी होंगी आपने, मैं किसी के बारे में नाम लेकर के कुछ नहीं कहना चाहता। क्या यह जो मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में आपने कभी सुना? इसके पहले कोई एक्शन, कार्रवाई, चर्चा कोई भी सुना? अब मेरे मन में क्या सवाल उठता है कि ये जो मैं आपको शीर्षक बताया, ये मार्च 20 का है, जनवरी 19 का है, नवंबर 19 का है, मार्च 20 का है। फिर क्या ये शीर्षक इस कारण लगा कि ये लोग दलित वर्ग से आते हैं, कोई ओबीसी से आता है? मेरे मन में सवाल उठा कि इस देश को अब तक एलिट क्लास चलाता रहा है, प्रभु वर्ग जिसे आप कहते हैं, दिल्ली की वो ताकतवर लॉबी, वो परिवार जो अपने को संभ्रांत समझते हैं, जो समझते हैं कि नैसर्गिक रूप से ईश्वर ने हमें राज्य संचालन का अधिकार दिया, ये हमारा इस पर अधिकार है। उसके किसी व्यक्ति के बारे में अगर गलत से गलत भी काम उन्होंने कभी किया हो, इस तरह की तो बात छोड़ दें, इससे कम आलोचनात्मक शीर्षक भी किसी ने लगाया, और तो और छोड़ दीजिए, किसी को शोध करके देखना चाहिए कि अखबार जहां से निकलते हैं ये सब। ये मैं किसी एक के बारे में नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे अखबारों का मैं आपको गिना सकता हूं।
वो अपने राज्य में जहां है वहां पर कोई बड़ी घटना ऐसी घट जाती है जो पूरे देश की आत्मा को झकझोरती है, पूरा देश मानसिक तौर पर बेचैन होता है, उनके बारे में क्या छप, ये भी किसी को पता करना चाहिए। आपने प्रेस फ्रीडम का कहा, मैं लौटूंगा जिस पर गोगोई जी को यह प्रसंग उस वक्त जो कोविड साहब के बारे में छपा उस पर मैं आपको बताऊंगा, पर मैं उसके पहले आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा कि ये जो देश का इलिट वर्ग है और प्रभु वर्ग है, जो डॉक्टर लोहिया कहते थे अंग्रेजी की देन, इनके अंदर यह एक अभिजात्यपना जो है, प्रभु वर्ग का जो एक दंभ है, ये उसका परिणाम है। अब जैसे आप जो कह रहे हैं कि चूंकि यह प्रभु वर्ग की जो एक तरह से मोनोपोली थी, उसको कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने चैलेंज किया गुजरात से आकर दिल्ली में। और ये भी ध्यान रखें कि मोदी मेरे ख्याल से उन गिने चुने पॉलिटिशियंस में हैं जिनकी अपनी बेस लंबे समय तक दिल्ली न रही हो। सीधे दिल्ली एक तरह से कह सकते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर ही आए, कभी सांसद नहीं थे उसके पहले। पार्टी के लिए ज़रूर काम किया, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली से बाहर तमाम राज्यों में किया। दिल्ली में कोई बहुत जमकर, तो जो दिल्ली का कोर कहा जाता है उसका वो हिस्सा कभी नहीं थे। तो इसकी वजह से भी आपको लगता है कि शायद ये जो दिल्ली का इकोसिस्टम है, खासतौर पे वो जो खान मार्केट गैंग एक शब्द इस्तेमाल किया जाए, तो उसको एक्सेप्ट नहीं मैं थोड़ा बदल के कहना चाहूँगा, चैलेंज नहीं किया उन्होंने, तोड़ दिया है। मतलब बिल्कुल एक नीचे से आकर एक व्यक्ति ने अपने कामकाज से बिना कहे, बिना प्रचार के उस अभिजात्य की संस्कृति को तोड़ दिया है। दलित महिला आदिवासी हमारी गौरव की बात है, राष्ट्रपति बनी, उन पर भी आपने कमेंट्स देखे कई लोगों के। हाँ, मुझे पॉलिटिकल पार्टी से लेकर उसमें के कांग्रेस नेता मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं प्रवृत्ति के बारे में बता रहा हूं। और ये क्यों है, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं। जैसे पद्म पुरस्कार है, पहले पुरस्कार किसको मिला करते थे ब्रजेश जी? पद्म पुरस्कारों के बारे में यह धारणा थी कि दिल्ली में अगर प्रभावी प्रभु वर्गों के साथ आपके खास लोग हैं, प्रमोट जो कर सकते हैं, उनको मिलेगा। एक गांव के जंगल में बैठा हुआ आदमी, कहीं जो अनसंग हीरो है, जिसने कभी प्रत्याशा नहीं की कि मेरे काम का पुरस्कार या मेरे काम को पहचानने वाला कोई व्यक्ति होगा, आज जो देश में सम्मानित हो रहा है। किसी को आकलन करना चाहिए ब्रजेश जी, पूरे देश में अब तक जितने लोगों को सम्मान मिला है, लोग कहते हैं धर्म, क्षेत्र, जात, इन सबसे परे जाकर के किस रूप में लोग सम्मानित हुए हैं। मैं थोड़ा आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपने पद्म पुरस्कारों की बात की और एक मेरे ख्याल से शायद बहुत लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि आप लंबे समय तक उस कमेटी में, जो स्क्रीनिंग कमेटी थी, उसके आप मेंबर रहे हुए थे। मैंडेट क्या था? चूँकि आपने कहा कि उसके पहले पद्म पुरस्कार वो भी एलीट को दिया जाता था, जिनके अपने रसूख हैं, रसूखों की एक तरह से वो पहचान माना जाता था, सबूत माना जाता था। क्या प्राइम मिनिस्टर का कोई ब्रीफ था कि नहीं, पद्म पुरस्कार को आप जनता जनार्दन का जो एक तरह से उसके अच्छे जो काम है उसका एक आप स्वीकृति बना दीजिए जो देश की तरफ से है? मैं पहली चीज स्पष्ट कर दूं ब्रजेश जी, ये पहली बार सार्वजनिक चर्चा मैं कर रहा हूं। मेरे घर में मेरी पत्नी को ही पता नहीं कि मैं कहाँ किसका कमेटी का सदस्य था। ये मर्यादा मैंने जीवन में रखी, और कब रहा ये भी किसी को नहीं मालूम है, ये चूंकि मुझे नहीं मालूम कहाँ से आपको पता है, तो ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, शुरू के वर्षों में था, लंबे समय से मैं उसमें हूँ नहीं। पहली चीज जो मुझे आश्चर्य हुआ कि वो कमेटी का गठन कैसे होता है, वो किसी को पता नहीं चलता। बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल कमेटी बनती है और 1 साल के लिए कमेटी बनती है। कौन कमेटी का और दूसरा सदस्य हमें भी नहीं मालूम, वर्किंग कैसी उसकी। और आज तक प्रधानमंत्री जी तो छोड़ दें, किसी गृह विभाग शायद उसको देखता है, गृह मंत्रालय का भी कोई मंत्री नहीं आया उसमें, मामूली भी किसी का कोई वो नहीं। मैंडेट ये था कि देश के जो अनसंग हीरोज हैं, देश के कोने कोने के हिस्सों में, जंगलों में काम करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने अपने कामकाज से अद्भुत समाज पर, आसपास के लोगों पर प्रभाव छोड़ा है, जिन्होंने अपना जीवन चुपचाप काम में समर्पित कर दिया, वैसे लोगों को ही चुना जाए। यही एकमात्र मैंडेट था ब्रजेश जी, और उसी के आधार पर ये आज तक चल रहा है। तो ये अभी तक आपने जो गिनाया, जिसमें कि मतलब तमाम वो चीज़ें जो कि शायद पहले नहीं होती थी, बावजूद इसके दुनिया जो है इसकी नोटिस क्या ले रही है गंभीरता से, या फिर मोदी अब भी उनके लिए विलेन है, खासतौर पे उस वर्ग के लिए या उन कंट्रीज़ के लिए जिनको लगता है कि भारत का जो जिस तरीके से प्रभाव बढ़ रहा है, जिस तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी न सिर्फ आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और अर्थव्यवस्था के मामले में, चूँकि अर्थशास्त्र भी आपका प्रिय क्षेत्र है,
जिस तरीके से अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं एक बेचैनी है, और उस बेचैनी की वजह से भारत के प्रतिनिधि के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को डिमीन करने की तैयारी है, ये उसके तौर पर है। क्योंकि इसलिए मैंने पूछा क्योंकि दुनिया को आप करीब से देखते रहे, आपकी ये किताब जो है सो मेरे हाथ में है, दुनिया को लेकर, आपके तमाम ट्रेवल्स को लेकर, ट्रेवलॉग के तौर पर जो है। क्यों ऐसा है कि जो खासतौर पे वेस्टर्न मीडिया है, या फिर जो सब बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल जो वर्ग हैं, वह जो है मोदी को पचा नहीं पाते हैं, उस मोदी को जो कि लगातार 3 बार इस देश के प्रधानमंत्री रहे और बड़ी मजबूती से एक के बाद एक 2 बार अपने बूते की सरकार, एक पार्टी की, जो कि आपने कहा भी कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो सो पक्की जो है ये थी, वो भी फुल मैंडेट, और तीसरी बार भी एनडीए का अपना मैंडेट, जो कि एक प्री पोल अलायंस था। अपने आप में बड़ी सिद्धि है। आपने उनके अचीवमेंट की बात की, तो फिर वजह क्या है कि लोग इसको पचा नहीं पाते? देश तो ठीक है, विदेश में भी, और इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या भारत की जो स्टैंडिंग है वह वाकई बढ़ी है? मैं कई चीज़ें बताऊंगा, पर इसी उसमें मैं आपसे ये बताना चाहता था, पहले प्रेस के संबंध में ही थोड़ी चीज़ मैं आपसे और वो कर लूँ कि दरअसल हुआ क्या है कि जो चीज़ें मैं आपको उल्लेख कर रहा हूँ, इन चीज़ों पर एक तरह से फोकस करके ये पार्टी का या सरकार का धर्म होता है कि बताया जाए। पर इस रूप में मैं मानता हूं कि प्रचार प्रसार का तरीका भी जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है, मैंने सरकारों का, उसी ढंग से इस सरकार का भी कामकाज होता है। वो कहीं ना कहीं किस रूप में ये प्रधानमंत्री काम करते हैं, वो रिफ्लेक्शन लोगों में हो, लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति इतने दिनों बाद मिला है जिसने इस देश को एक सपना दिया। वो सपना क्या है? दुनिया के मॉडर्न आर्किटेक्ट जिन जिन देशों के कुछ एक लोग हुए, उसमें आप जानते हैं, मैं नाम बताना चाहूँगा कि चीन आज दुनिया में बहुत ताकतवर देश के रूप में उभरा। यह अलग प्रकरण है कि जब भारत आज़ाद हुआ, लगभग उसी के आसपास चीन में भी व्यवस्था बदली। तब 60 में हमारा जो जीडीपी था चीन से अधिक था, वो लगभग 78-80 तक बना रहा। जो लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि लोकतंत्र में विकास नहीं होता, उनसे पूछना चाहिए कि लोकतंत्र में क्यों हम आगे थे। भाई, चीन में तो लोकतंत्र तब नहीं था ना कि चीन हमसे पीछे था। 80 के बाद चीन ने अपने को बदला दुनिया के अनुसार। वो भारत में बदलने की कार्रवाई, उसकी बुनियाद जरूर क्राइसिस में जब भारत आ गया 91 में तो शुरू हुई, लेकिन उसको गति मिली एक नए ढंग से, वो सपना मिला 14 के बाद। आपको देखा होगा, आपने, बड़ी चर्चा होती है कि चीन का 100 वर्ष का एक दस्तावेज है कि हम 48 वगैरह में 50s में कहाँ थे और हमें 2050 में कहाँ हो। किसी भी देश का, व्यक्ति का एक ब्लूप्रिंट, रोड मैप होता है, हम कहाँ जाएंगे। तो इस देश का रोड मैप तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि हमें 2047 तक कहाँ जाना है, कैसे विकसित भारत होना है, और क्या ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। अब उसी प्रयास के तहत ये सारे काम कर रहे हैं, और दुनिया में आज ताकतवर होते भारत से लोगों को बड़ी परेशानी है। आप कह रहे थे कि दुनिया को बड़ी परेशानी है, खासतौर पर एक वर्ग ऐसा है जिसको परेशानी है, क्योंकि मोदी की प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ये उनकी एक विजन है, एक रोड मैप है। परेशानी का सबब क्या है, वजह क्या है? एक चीज उल्लेख करना चाहूँगा, गांधी जी कहा करते थे, ब्रजेश जी, चुपचाप अपने काम में लगे रहो, अपने उस पर फोकस करो, और ये प्रधानमंत्री जी उसी रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए इन चीज़ों का जो प्रचार नीचे तक पहुँचे, उस पर उनका कभी फोकस नहीं रहता, इस रूप में अनासक्त है वो। अब जैसे क्या काम है, सबसे बड़ी चुनौती आपको कोविड में आई। ये तो 100-150 वर्षों में ऐसी महामारी आती है। आपको याद होगा कि उसके पहले जो स्पेनिश फ्लू आप कहते हैं, कितने करोड़ लोग इस देश से मर गए। मेरे ख्याल से कोविड के दौर में ये किताब ही आई, एज ऑफ पैंडेमिक्स करके, और उसमें बड़े विस्तार से चर्चा है कि इसके पहले जब भी बड़ी महामारियां आईं दुनिया के इतिहास में, भारत में जो उसका अगर आंकड़ा देखा जाए, अगर ग्लोबल जो कैजुअलिटी हुई, तो भारत का कंट्रीब्यूशन उसमें हमेशा 20 से लेकर 50% रहा। आई थिंक ये पहली बार हुआ, कोविड जैसी महामारी आई और भारत में वह जो एक भय दिखाया जा रहा था कि इतने करोड़ लोग मर जाएंगे, या फिर जो पास्ट के हमारे एक्सपीरियंस थे कि 20 से 50% तक कैजुअलिटी का कंट्रीब्यूशन अकेले भारत का रहता था, उससे दूर दूर तक भी हम कहीं नहीं थे, वो संख्या काफ़ी कम थी। जी,
क्यों दुनिया को परेशानी है, और दुनिया को नहीं, भारत में भी उस वर्ग को क्यों परेशानी है, क्यों ये बेचैनी है, उसकी वजह हो, उसका उत्स, उसका ओरिजिन इस प्रधानमंत्री की कार्यशैली है। वो चुपचाप काम में यकीन करते हैं। जब कोविड लगा तो आप याद करें, दुनिया के बड़े प्रेस, आप नाम लीजिए, राइटर्स से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर, क्या प्रेडिक्शन आते थे ब्रजेश जी? सबसे अधिक तबाह भारत होगा। कहा जाता था कितने करोड़ों लोग मरेंगे, उसमें भारत के नॉन इकोनॉमिस्ट भी शामिल थे, कहते थे भारत की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। ये तो सब डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूं। पर किसी को एहसास नहीं था कि भारत किस दिशा में जा रहा है। किस तरह प्रधानमंत्री उन दिनों चुपचाप भारत टीका बनाए इस काम में लगे रहे। अब इसकी कई पुस्तकें आ गई, कम से कम कोविड पर 3-4 पुस्तकें हैं, और उसमें कुछ आईएएस अधिकारियों ने लिखी है, कुछ उन दिनों जो वैज्ञानिक थे, जहाँ तक मुझे याद है जितेंद्र शर्मा, वो आंध्र प्रदेश उसके थे, उनकी एक किताब है, इस पर कभी मैंने वो किया था काम। रातों रात किस तरह से काम हुआ और किस तरह प्रधानमंत्री खुद जाते थे देखने, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो चुपचाप काम करके, और तब दुनिया में क्या चला था कि जो बड़ी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां थी दवा की, आप जानते हैं दुनिया में 2 उद्योग सबसे ताकतवर है, दवा उद्योग, फार्मेसी कंपनियां, और दूसरा हथियार लॉबी। कहा जाता है कि ये दुनिया के बड़ी जो ताकतें उनको डिक्टेट करती हैं, दुनिया के मीडिया को डिक्टेट करते हैं। ये तो आप भी जानते हैं। जब अचानक भारत ने टीका बना लिया तो सबको सदमा लगा, इन बड़ी ताकतों को पहले सदमा लगा। उस टीके को बदनाम करने की कोशिश हुई, देश के अंदर, देश के बाहर, अभी भी चल रहा है। पर वह पहला टीका किसने लगवाया? चुपचाप इस देश के प्रधानमंत्री ने। आप उस वक्त के देश के और पॉलिटिकल लीडर्स के बयान को आप देख लीजिए। और भारत 2-2 टीके का इजाद कर लेगा, उसके बाद तो कई टीके और आए। ये तो दुनिया के लिए शौक था। बहुत दिनों बाद, मतलब उसके कुछ दिनों बाद डावोस में जो मीटिंग हुई, इन फार्मा कंपनियों में से कुछ एक कंपनियों के जो सीईओ आए, तो वहाँ पत्रकारों ने पूछना शुरू किया। दुनिया के 100 से अधिक देशों ने, ब्रजेश जी, ये कहा, इंक्लूडिंग भारत भी तब टीके की याचना कर रहा था किसी को बताए बगैर कि हमें भी टीका चाहिए भाई। तो उन देशों की सॉवरेनिटी को बंधक बनाने के लिए ये कंपनियां काम करती थी, पहले तैयार करती हैं, और कितने महंगी चीज़ों पर ये दवाओं का सौदा कर रही थी, आप जानते ही। ये कॉमन मैन देश का नहीं जान रहा, न बताने की कोशिश होती है कभी। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये डावोस के उसमें है कि किस तरह से जब पूछा गया तो एक फार्मा कंपनी के, दुनिया की बहुत मशहूर फार्मा कंपनी के $1 बिलियन में जिन लोगों का कारोबार है, वो चुपचाप वहां से निकल गए बिना जवाब दिए। तो दुनिया की बड़ी ताकतें भारत से सबसे अधिक नाराज हुई। तीसरा, भारत का टीका क्रेडिबल निकला। उन बड़े देशों में जो हमें उपदेश दे रहे थे, जहां की मीडिया चीजों को छाप रही थी, ब्रजेश जी, सड़कों पर लाशें थी, मॉर्चरीज में लाश भरे हुए थे। उन विकसित देशों की जिनके विकास की हम कामना करते हैं, उनकी क्या हालत है दुनिया ने देखा। हमारे यहाँ हमारी इकोनॉमी की तबाही की बात की गई, और दुनिया के बड़े इकोनॉमिस्ट लेक्चर दे रहे थे कि किस तरह से काम किया जाए। पर उस रास्ते में जाकर के हमारी इकोनॉमी ने किस रूप में काम किया कि हम दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी में पहुंच गए हैं, दुनिया की 3 टॉप इकोनॉमी में पहुंचने वाले हैं, और हमारा रोड मैप क्लियर है कि हमें कहां तक पहुंचना है। अभी आपने देखा होगा कुछ ही दिनों पहले, मतलब अगस्त के फर्स्ट वीक में, हमारे मिस्टर कृष्णमूर्ति, जो IMF के आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनका कहना है कि भारत अगर 8% के ग्रोथ रेट से बढ़ता रहे तो हम 47 में $55 ट्रिलियन की इकॉनमी होंगे। पर मैं वो इकॉनमी जो दुनिया को आज भारत ही ब्राइट स्पॉट दिखाई देता है। और एक चीज़ मैं और आपको अपने ऑब्जर्वेशन से, जो मेरी सीमित समझ है, कि 21वीं सदी के इस पड़ाव पर, इस दौर में आर्थिक ताकत ही तय करेगी कि आप दुनिया में आपकी हैसियत या फ्यूचर कैसा रहता है। इस चीज़ को सोचने और देखने वाले माननीय प्रधानमंत्री अलग दिखाई देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वो मॉडर्न आर्किटेक्ट हैं उस रूप में जैसे देंग सियाओपिंग थे चाइना के, जैसे ली क्योन यू थे सिंगापुर के, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रूजवेल्ट थे। तो इस पूरे भारत के बारे में मुकम्मल तस्वीर एक रखना। अब आपको मैं एक चीज़ और बताने की मुझे इजाज़त दें। ये विदेशी मीडिया ने जो भारत के बारे में उन दिनों चीज़ें फैलाई,
ये बहुत अच्छी किताब है और मैं कहूँगा कि हमारे मीडिया में दिलचस्पी रखने वाले गंभीर लोगों से भी बाहर बढ़ करके कॉमन नागरिकों को पढ़ना चाहिए। वो क्या पढ़ना चाहिए कि किस तरह से पश्चिमी मीडिया, कम से कम इसमें 30-40 रिपोर्ट्स ऐसी हैं कोविड के दौरान की जो एग्जामिन की गई हैं, जो भारत के बारे में क्या कहती थी, और उनमें से सुर भारत के लोग भी मिलाते थे। वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया फ्रॉम गांधी टू मोदी, उमेश उपाध्याय। संयोग से उमेश जी हमारे बीच असामयिक चले गए। ये इम्पॉर्टेंट किताब है। अब मैं इसमें से एक दो चीज़ आपको सिर्फ सुना करके अपनी बात वो करूं। जैसे यह कैसे ब्रिटेन का मीडिया बड़ा प्रभावी था। 48 की घटना है। ये निज़ाम हैदराबाद से बात चल रही थी सरदार पटेल की कि अभी कैसे हम मर्जर की तरफ बढ़ें। तब हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके बड़े नेता सवाल उठा रहे थे कि इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाया जाए, इसको ये इन्वेजन ऑफ हैदराबाद है। ये सरदार पटेल के बारे में क्या क्या चीज़ें छपी, गांधी के बारे में छपी, पंडित जी के बारे में भी छपी हैं। इंदिरा जी जब गई एक बार अमेरिका, वो गई उस वक्त भारत अपने फूड क्राइसिस से गुजर रहा था। इंडिया कम्स बेगिंग, शायद ये हेडिंग थी किसी एक अखबार की। और मैं आपको बताऊं कि किस तरह से एक दुनिया के बड़े एक तब हम लोग भी हुआ थे तो उस चैनल रेडियो पर विश्वास होता था, उसने एक इंटरव्यू 84 में एयर किया जो खालिस्तानी लीडर थे जगजीत सिंह चौहान। मैं उल्लेख नहीं कर सकता कि इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में उस व्यक्ति की क्या बात कही। वो घटना हो गई बाद में, क्या उनके प्रधानमंत्री के बारे में ये चीज़ कभी हो, या उन ताकतवर देशों के राष्ट्रपतियों के बारे में कोई उस देश का इस तरह का अवांछित तत्व ऐसा कहे, वो छपेगी। या ये मीडिया नियमों का उल्लंघन करके आपके देश में अपनी शर्तों पर काम करना चाहें और आप कहें कि नहीं रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो आपके बारे में कुछ भी वो दिखाने को स्वतंत्र है और एक माहौल देश में बन जाए। ये हुआ है इस मुल्क में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर मौजूदा प्रधानमंत्री ने कहा कि नो, देश के कानून बड़े हैं, व्यक्ति नहीं। ही नेवर कंप्रोमाइज्ड। इसलिए दुनिया की प्रभावशाली मीडिया की ताकतें उभरते भारत, और उभरते भारत का श्रेय जिसको है, जिसके कारण हो रहा है, उनके खिलाफ इस रूप में काम करती हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें और बता सकता हूं, पर ये जो आप बता रहे हैं कि उभरते भारत को दुनिया पचा नहीं पा रही है, लेकिन देश के अंदर भी जो माहौल है, और ख़ासतौर पे जो कि आप हाउस चलाते हैं, और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कल्पना थी, और ख़ासतौर पे जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, संविधान निर्माता थे, उनने सोचा था कि जो उच्च सदन है, जो राज्यसभा के तौर पे जाना जाता है, जिसके आप उपसभापति हैं, कि वहाँ पर बड़ी मैच्योर्ड किस्म की बातचीत होगी। उसका क्या हाल है, आप उसको फेस करते हैं जब भी सत्र चलता है। लेकिन मैं सदन के बाहर की भी बात कर रहा हूँ। सदन के अंदर जो हाल है, सदन के बाहर भी तो परिस्थिति उससे भी भयावह है। विधानसभा चुनाव कुछ राज्यों के चल रहे हैं। जो स्टाम्प ऑफ अप्रूवल है डेमोक्रेसी में, वो जाहिर है इलेक्टरल विक्ट्री है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हो रहे हैं। ये मुझे आप बताएं कि चूँकि देश की राजनीति और ख़ासतौर पर चूँकि प्रादेशिक पत्रकारिता को भी आपने एक नई धारा दी, अगर हम लोग हरियाणा की ही बात कर लें, हरियाणा के चुनाव में जो मुद्दे जो हैं, वह किसानों के मुद्दे उठा रहा विपक्ष। वहाँ पर मुद्दे जो है अग्निवीर को लेकर खड़े किए जा रहे हैं कि भाई अग्निवीर के ज़रिए सरकार कोशिश कर रही है कि सैनिकों को पेंशन न देना पड़ा, इसलिए ये जो स्कीम लाई गई। आप खुद बलिया से आते हैं, जहाँ से मंगल पांडे तो वो मशहूर नाम है जिन्होंने 1857 का जो एक तरह से कह सकते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम जो था, उसकी चिंगारी ही एक तरह से लगाई थी। हिस्टोरिकली वहाँ से लोग भर्ती होते रहे हैं फौज में ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने से। यह जो नैरेटिव है, और ख़ासतौर पर पहले पॉलिटिक्स में एक मर्यादा थी कि कभी भी आप जो राष्ट्रहित या फौज जो है, सेना जो थी, वह कभी राजनीति का अखाड़ा नहीं बनती थी। अभी जो चुनाव हो रहे हैं उनमें ये सब मर्यादाएं भी खत्म हो चुकी हैं। हरियाणा के संदर्भ में अगर मैं आपसे बात करूं, 10 साल वहाँ बीजेपी की सरकार रही। अभी वहाँ पर जमकर रस्साकसी चल रही है, कैंपेन का दौर है, पर्ची और खर्ची की भी बात हो रही है, दूसरी तरफ किसानों की बात हो रही है। हरियाणा जैसे राज्य जो कि खासतौर पर दिल्ली से सटे हुए हैं, क्या इनके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया पिछले 10 वर्षों में,
या फिर हरियाणा की परिस्थिति और खराब हुई है, जैसा कि एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है? मैं हरियाणा पर लौटूं इसके पहले दो चीज़ें कहना चाहूँगा ब्रजेश जी, कि देश में राजनीतिक मर्यादा या देश को ऊपर मानकर राजनीति करने की परंपरा धीरे धीरे कमज़ोर होती गई, और ये लगभग 67 से इसकी शुरुआत हुई थी, पहले भी, पर 67 से तेजी से, और सत्ता सबसे अहम चीज आज हो गई है। देश पहला रहे ये नहीं रह गया। कम से कम मेरा जो निजी अनुभव है इस प्रधानमंत्री जी के बारे में, मेरी जो समझ है उस समझ पे आप सवाल उठा सकते हैं कि इनके लिए देश पहला है, पर पूरे देश में जो राजनीतिक माहौल और संवाद है उसमें सबसे पहली प्राथमिकता तो कुछ परिवारों की हो गई कि उनके हाथ से राजनीति निकल रही, परिवारों का वर्चस्व हो गया था राजनीति में, या कुछ समूहों का। तो देश हित से राजनीतिक हित, निजी हित ऊपर चले गए, और यह देश भूलता है। मैं हर जगह इसका उल्लेख करता हूं। संविधान बन जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बड़ी एक महत्वपूर्ण बात ब्रजेश जी कही थी, जिसको यह देश आज जरूर याद करे और हर सामान्य आदमी याद करे। बाबा ने क्या कहा था वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। डॉक्टर आम्बेडकर के संविधान सभा में दिए गए अंतिम भाषण में उस चेतावनी का उन्होंने उल्लेख किया जो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बना रहेगा भविष्य में। मैं उनको कोट करता हूं ब्रजेश जी, इफ द पार्टीज प्लेस क्रीड एबव कंट्री, अगर राजनीतिक दलों ने अपना निजी मत और विचार देश के ऊपर रख दिया, और इंडिपेंडेंस विल बी पुट इन जियोपार्डी ए सेकेंड टाइम एंड प्रोबेबली द लॉस्ट फॉर एवर, तो दूसरी बार हमारी आज़ादी खतरे में पड़ेगी और शायद हमेशा के लिए पड़ जाएगी। दिस इवेंचुअलिटी वी मस्ट ऑल रिजोल्यूटली गार्ड अगेंस्ट, ये खतरा ना आए, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम गार्ड करें। वी मस्ट बी डिटरमिन्ड टू डिफेंड आवर इंडिपेंडेंस विद द लास्ट ड्रॉप ऑफ आवर ब्लड, हमें अपने खून की अंतिम बूंद तक इस इंडिपेंडेंस को बचाना चाहिए। आज क्या हो गया साहब, निजी हित ऊपर हो गए, इसलिए सेना भी डिस्कशन का विषय हो रही जो पहले नहीं होती थी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि मैं डिफेंस में मेरी रुचि थोड़ी रही, विद्यार्थी दिनों से भी रही, पत्रकार के तौर पे ही रही। एक तो आकर्षित करता था सेना में लोगों का होना और कामकाज। 14 में जब मैं सांसद बनकर आया तो मुझे अवसर मिला डिफेंस कमेटी में रहने का। मैं आज भी इस मर्यादा का पालन करता हूं कि जब तक मैं कमेटी में रहा, मैं मीडिया से था, पर कभी कमेटी की बात को यह तय किया जाता है, वहाँ हमारे चेयरमैन बताते हैं कि गोपनीय रहेगी, इसलिए आज तक मैं कभी सार्वजनिक नहीं किया और न आज करूँगा। पर क्या थी मीडिया सेना की स्थिति हमारे यहाँ, मतलब संसद में प्रवेश के पहले एयरफोर्स के चीफ ने क्या बयान दिया था, कितना स्क्वाड्रन चाहिए आपको, 42 शायद चाहिए थे, 21 या 22 रह गए थे, उसमें भी मोस्ट इनऑपरेटिव थे। दूसरी चीज, कोई हथियार का क्रय नहीं हुआ था, ना हथियार बनाने की शुरुआत हुई थी। आपको याद होगा नाइट विजन ग्लास, छोटी छोटी चीजें, बुलेट प्रूफ जैकेट, ये तक नहीं थे। ये सब रिकॉर्ड पे है जो मैं आपको कह रहा हूं। हथियारों की बात तो छोड़ दें आप, हथियार खरीदने के लिए मुश्किल से 200-400 करोड़ रुपए बचते थे थल सेना को। सारे खर्चे जो जाते थे वो एस्टेब्लिशमेंट पे जाते थे। मेरे तो एक राह से ब्रजेश जी समझ में ही आज तक नहीं आया। 14 के पहले, अब मैं समझ सकता हूं उसको, लेकिन उस पर बहुत कहूंगा नहीं, कि अंग्रेजों ने 50 में सबसे बेहतर आपके यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनाकर छोड़ी। दुनिया में उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत सेकंड माना जाता था, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। पर 14 के पहले तक भारत हथियार बनाए, आत्मनिर्भर हो, ये वो प्रयास उस गति से क्यों नहीं हुआ जो 14 के बाद हो रहा है। आपकी सूचना के लिए हथियार भारत आज बेच रहा है, शायद 23-24 हजार करोड़ का अभी बेचा है, और भारत के हथियार किस रूप में बेहतर आ रहे हैं ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। देश हथियारों में आत्मनिर्भर बने तो क्या हम दुनिया में सबसे बड़े खरीदार लाखों करोड़ के बने हुए थे, उसकी वजह क्या थी इस देश में? मैं बोफोर्स की बात नहीं करना चाहूंगा,
उसके पहले और जो चीजें होती नहीं का मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत का पहला घोटाला ही जीप घोटाला था। 48 जीप स्कैंडल की 48 जीप स्कैंडल की बात नहीं करना चाहूंगा। ये चीजें बंद हो रही है। दुनिया की जो आर्म्स लॉबी है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, बड़ी ताकतवर लॉबी है। और वो दलाल, दिल्ली में एक और फर्क मैं देखता हूं, 14 के पहले मैं कभी 5 स्टार में पढ़ा नहीं, जाना नहीं, कभी आता था तो कोई परिचित था, ले जाता था, तो कहता था वो व्यक्ति, मीडिया के लोग, भरा होता था 5 स्टार्स कि सारे पावर ब्रोकर्स हैं जो दिल्ली रूल करते हैं, चलाते हैं, डिक्टेट करते हैं। और उन दिनों के राडिया टेप को पढ़िए आप, कैसे सरकारें और बाकी चीजें इन्फ्लुएंस थी पावर ब्रोकर से। 14 के बाद पावर ब्रोकर्स नहीं दिखते ब्रजेश जी। और दुनिया की जो बहुत ही खतरनाक और सबसे प्रभावशाली ताकत है, ये पावर ब्रोकर्स है। इसके बारे में जयदेव सेठी जी हमारे देश के फाइन इकोनॉमिस्टों में से हुए, प्लानिंग कमीशन के मेंबर है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थे, गांधी टुडे पुस्तक उन्होंने लिखी है, बीइंग ए इकोनॉमिस्ट वन ऑफ द टॉप पीपुल। हमें याद है 80 में उन्होंने 3 या 2 सीरीज में लेख लिखा था ट्रिब्यून में कि इस देश में एक ऐसा पैरासाइट क्लास है, तब बताया था शायद 25-50 लाख की, जहां तक मैं अभी याद कर पा रहा हूं, ये संख्या गलत भी हो सकती है, जो कोई श्रम नहीं करता पर 5 स्टार जीवन जीता है। वो यही दलाल वर्ग है। जो धूमिल ने कविता लिखी थी ना कि हमारे एक वर्ग है जिसका आशय था कि जो न रोटी बेलता है, न रोटी के लिए कोई प्रयास करता है, पर रोटी से खेलता है, ये तीसरा वर्ग कौन है? हमारे देश की संसद मौन है। ये उनका सवाल था, हम बिहार आंदोलन में कहा करते। तो इन सवालों पर इस सरकार ने बड़ी ताकत से कहा ना, हथियार हम बनाएंगे, ये कम करेंगे, ये सब चीजें नहीं। और आपने देखा बहुत सारी चीजें इंडियनाइज कर दी। आत्मनिर्भर भारत का कोविड में जो संकल्प लिया, बहुत सारी चीजें कह दिया नहीं, बाहर से नहीं आएंगी, यही बनेंगी। और जिस देश पर हम सबसे अधिक मैसर थे हथियार के लिए, पार्ट पुर्जे के लिए, वहां भी बहुत कम हो गया है आज, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है। और जो बड़े हथियार आप सोफिस्टिकेटेड ले रहे हैं, वो भारत में हथियार उत्पादित कर रहे हैं, ये मैं सूची गिना सकता हूं, पर मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। तो एक रक्षा को बहुत मजबूत करना, स्वाभिमान देना, जो हमारे टॉप पोस्ट पे रक्षा में बैठे हुए लोग हथियारों के लिए तरसते थे। पार्लियामेंट में लोगों के 14 के पहले के बयान निकाल कर देख लीजिए, जो उनकी भावनाओं को आर्टिकुलेट करते थे। आज वो स्थिति नहीं है ब्रजेश जी। लेकिन क्या देश के आम आदमी को ये पता है? अगर मैं हरियाणा की बात कर रहा था आपसे, हरियाणा में लोगों वही मैं कहूँ कि अभी लौटता हूँ कि वही चीजें तो नहीं पता है। उसके अलावा जी अग्निवीर पर ही आप लौटते हैं, उस पर मैं अब बात कर रहा हूँ। क्योंकि हरियाणा में बहुत बड़ी तादाद है जवानों की जो वहां से रिक्रूट होते हैं। पहले तो मैं स्तब्ध हूँ कि ये एक देश के अस्तित्व से जुड़ा सवाल, डिफेंस पर कभी सार्वजनिक चर्चा नहीं होती थी। डिफेंस को लेकर के राजनीतिक दलों में एक मर्यादा होता था जिसका आपने उल्लेख किया। वो मर्यादा टूट गई इसलिए क्योंकि देश से पहले नहीं है, अब हम पहले हैं। ये उसके पीछे मकसद सिर्फ ये। अग्निवीर योजना, आप दुनिया के आज सेना का अध्ययन करिए, आगे आने वाली लड़ाइयाँ, आपको स्टार वॉर्स का नाम हम लोग सुनते हैं, हथियारों से वॉर होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में, और सबसे यंग और मजबूत लोग आपके हों। दुनिया के सारे देशों ने यह प्रयोग किया और भारत में इस प्रयोग की बात पहले से चल रही थी। साहस इस सरकार ने किया कि हम कर रहे हैं, देश हमारे लिए पहले है। तभी कोई व्यक्ति, देखिए, साहस के साथ चीजों को प्रयोग करना वही आदमी कर सकता है जिसमें साहस हो जोखिम लेने का, और इस देश को साहसिक फैसले चाहिए थे। तो ये अग्निवीर पर जो दूसरा प्रचार चलता है कि उनको पेंशन का, उनको अवसर नहीं, मैं यह कहता हूं कि ये वो योजना है कि जो देश को बदल देगी। और हरियाणा हमारा राज्य, हरियाणा हरित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। हरियाणा वो प्रदेश रहा है जो अपने, जहाँ के किसान, जहाँ के खिलाड़ी, जहाँ के आम आदमी, जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है। ये प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए तो खिलाड़ियों का क्या मान सम्मान बढ़ा है ब्रजेश जी दुनिया में, क्या उन्होंने प्राथमिकता दी है। किसानों के लिए, शायद जहां तक अगर ये फिगर गलत हो सकता है, किसानों के अकाउंट में सीधे 3.5 लाख करोड़ से अधिक के सीधे पैसे गए हैं। और जितने वेलफेयर स्कीम्स के पैसे देश के लोगों तक सीधे गए हैं वो 34 लाख करोड़ से शायद अधिक हैं। अब मैं ये मानता हूं कि राजीव गांधी जी ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि भाई 100 पैसे में 85 पैसे ऊपर रह जाते हैं, नीचे सिर्फ आपके 15 पैसे पहुंचते हैं। अगर उस हिसाब से आप ये तय करें तो ये 34-35 लाख करोड़ रुपए जो भी लोगों तक गए हैं ब्रजेश जी, तो शायद 5-7 लाख रुपए जाते हैं। ये बाकी जो 28-29
लाख करोड़ बच जाते, किसके लिए बचते? इसी उस वर्ग के लिए जो कोई काम नहीं करता, इसी लॉबिस्ट वर्ग के लिए। 10 करोड़ फेक बेनिफिशियरी जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, वो कौन है? 10 करोड़ जो नॉन एग्जिस्टेंस थे, वो 3-4 करोड़ लोग जो गलत ढंग से चीजें लेते थे, जिनका अस्तित्व ही नहीं था, वो कौन लोग हैं जो सरकार को बचत हो रही है? क्या ये लोगों को पता नहीं था? ये सारी चीजें मालूम थी, लेकिन सिस्टम चल रहा था क्योंकि ये लॉबिस्ट इतना इंपॉर्टेंट थे। तो इन दुनिया के ताकतवर हथियार वर्ग को, दुनिया के ताकतवर दवा वर्ग को, भारत के विकास से दुनिया को, कि भारत हमारे ऊपर मैसर रहे, अपनी ताकत बनाना और आंख में आंख मिलाकर बात करना अपनी विदेश नीति पर। हमें वो लोग उपदेश देते हैं ब्रजेश जी, जो बांग्लादेश के समय हमारे यहाँ 7 फ्लीट भेज रहे थे और हमें कहते थे किस रूप में वहां से लोग मतलब शरणार्थी बनकर के आए थे, क्या अत्याचार हुआ था बांग्लादेश में। उसके साथ खड़े लोग मानवाधिकार की हमें याद दिला रहे हैं, यूक्रेन से लेकर बाकी चीजों में। हमने अपने ढंग से असर्ट करने का साहस हमारे अंदर पैदा हुआ। ये तो 14 के बाद है हमारी विदेश नीति में। हरियाणा की हम लोग बात कर रहे थे और उसी सिलसिले में भारतीय सेना की कंडीशन की आपने चर्चा की। हरियाणा की एक पहचान जो है भारतीय राजनीति में एक मुहावरे के तौर पर भी रही लंबे समय तक, आया राम गया राम, ये राजनीति होती थी और ये राजनीति मुझे लगता है देश के दूसरे हिस्सों में भी फैली। आज का जो हरियाणा है, जिसकी आपने हरित प्रदेश के तौर पर चर्चा की, उस हरियाणा में वाकई कोई बदलाव आया है, या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई 10 साल जो है इतने बर्बादी भरे रहे हरियाणा के कि इन चुनाव के पहले हरियाणा से मुख्यमंत्री बदलना पड़ा बीजेपी को। मैं हरियाणा का उल्लेख कर रहा था कि हरियाणा अपनी पहचान रखता है, अपनी किसानों, खिलाड़ियों, हरित प्रदेश के रूप में वो बाहर अपनी पहचान रखता था। उस गौरव को बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में हो रहा और हरियाणा में भी हुआ। और कैसे हरियाणा का फर्क है, हरियाणा 67 में आया राम गया राम का मुहावरा हरियाणा से निकला, इतने सुंदर प्रदेश से। उस गरिमा को कैसे लौटाया है इस सरकार ने, ये मैं आपको उल्लेख करना चाहूँगा। आया राम गया राम के बाद किसने इस उपाधि दी? आप उसमें क्या जनरल नॉलेज की किताबें देखेंगे तो उसमें नाम आता है कि ये उपाधि हमारे देश के बड़े नेताओं में हुए, सम्मानित नेताओं में। यशवंतराव चौहान जी ने कहा कि हरियाणा की ये स्थिति है। हरियाणा के एक राज्यपाल थे, उनका कोट है कि भाई यहाँ तो दिन में 4 बार विधायक इधर उधर आते जाते हैं। और खुद आया राम गया राम जी का जो प्रकरण है, वो 67 के बाद एक दिन में वो 3-4 पार्टी बदल चुके थे। उसके बाद हरियाणा में किस तरह की राजनीतिक संस्कृति रही, आपको मैं बताऊं। हरियाणा अपने भ्रष्टाचार के कारण भी जाना जाने लगा देश में, और कैसे ताकतवर लोग जो थे दिल्ली में सत्ता में, वो लोग हरियाणा में कितनी महत्वपूर्ण भूखंड और क्या जमीन पाने लगे, ये तो आपको अब जानकारी में होगा, तो सरकारी रिपोर्ट्स में है। पर उसके पहले चुनिंदा परिवारों का राज था हरियाणा की राजनीति पर, वो ताकतवर परिवार 3 लाल। और दूसरी चीज कहिए, ये लोग कहते हैं आया राम गया राम। हरियाणा की एक और खासियत रही, 1980 में शायद जनवरी के महीने में वहाँ पर जनता पार्टी की सरकार थी, और इन्हीं लालों में से एक लाल वह देश के उस राज्य के मुख्यमंत्री होते थे। वो दिल्ली आते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिलते हैं, फिर हरियाणा जाते हैं, फिर आते हैं, बड़ी देर तक मुलाकात बातचीत होती है, सब रिकॉर्डेड चीज़ें जो पढ़ी है मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरी बार आते हैं तो पूरी सरकार, कैबिनेट और विधायक सब जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस की हो जाती। वही नहीं, 82 का मैं आपको बताऊं, 82 में चुनाव हुआ हरियाणा विधानसभा में, कांग्रेस को 37 सीटें मिली, लोकदल को 33, भारतीय जनता पार्टी को 6, जगजीवन बाबू की पार्टी को 2, शायद CFD था, निर्दलीय 11, किसी को बहुमत नहीं था। 24 जून को हमारे देवीलाल जी मिले, कहा कि भाई हमारे साथ लोग, नहीं 24 जून को नहीं, उसके पहले ही बहुमत करके हमारे साथ बीजेपी और बाकी निर्दलीय हैं। अचानक 15-20 दिनों बाद 24 जून को 82 में 57 विधायकों को लेकर के कांग्रेस के एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे। उन्होंने सरकार बना ली, और उन्हीं मुख्यमंत्री ने वहाँ के, उन्होंने उन पर एक बड़ी अच्छी किताब लिखी वहाँ के एक IAS ऑफिसर ने, कि उन्होंने क्या कहा
उस मतलब मुख्यमंत्री ने वो किताब उसका नाम मैं आपको बताऊं, हरियाणा काडर के थे मिस्टर के दास वर्मा शायद, या के रास वर्मा, 3 लाल्स ऑफ हरियाणा। उसमें उल्लेख है कि एक लाल मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये खास जगह क्या सूटकेस पहुंचाना पड़ेगा, उसमें सब नाम भी है कहाँ पहुंचाना पड़ेगा क्या, तो मैं बहुत पहले मुख्यमंत्री बन जाता। ये उसमें दर्ज है, डॉक्यूमेंटेड। मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं खबर पढ़ करके सुना सकता हूँ। तो ये जो राजनीतिक संस्कृति थी इन 10 वर्षों में आपको ये नहीं मिली होगी। जो भी मुख्यमंत्री बना वहां पे वो एक साधारण आदमी, आप सहमत असहमत उनकी नीतियों से हो सकते हैं, पर जो 2 मुख्यमंत्री आए, कम से कम उन पर क्या क्या चीजें चलती थी हरियाणा की राजनीति में, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का पर्ची और खर्ची बड़ा जो है, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, वही नहीं था। एक सज्जन थे जो कनस्तर में, या क्या कहा जाता था, पीपे में घी भेजते थे सारे देश के लोगों को, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी जो उस राज्य कर्णधार रहे। तो मैं बहुत विस्तार में जाऊं तो वहां के बारे में, तो उस राजनीतिक संस्कृति को कम से कम आप 10 वर्षों में नहीं देखेंगे। नंबर 2, किसानों के भलाई का जो काम मैं आपको उल्लेख किया, कभी आत्म विश्लेषण होना चाहिए। जिन लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी का मौका नहीं मिलता था वो सत्ता में हिस्सेदारी में रहे, और जो समझते थे कुछ परिवार की हमारे ही हाथ में सत्ता की जागीर है वो टूट गया। ये सब कल्चर, ये बदलाव मुझे लगता है ब्रजेश जी हमें एक राजनीतिक तटस्थ पर्यवेक्षक के रूप में गौर करना चाहिए, कितना बड़ा ये शिफ्ट है कल्चर में, पॉलिटिकल कल्चर में। और विकास पहले, यही मुद्दा कि किसी भी हालत में विकास, जैसा मैंने बताया कि ये पूरे देश के संदर्भ में एक विजन है, एक व्यक्ति का डिटर्मिनेशन है कि हम देश को इस तरफ ले जाएं। तो एक चीज़ बताएं, ये जो आपने विजन की बात की, डिटर्मिनेशन की बात की, हिम्मत की बात की, जिस हिम्मत से जो कई सारे जो ग्लोबल फोर्सेज हैं जो कि भारत के ख़िलाफ़ हमेशा रहे, या फिर जो भारत के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जाकर जिन्होंने काम किया, फिर ये जो तमाम लॉबीज़ रही, इसको तोड़ने का काम इस सरकार ने किया, और उसके प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने। उनका एक और हिम्मत भरा फैसला था जिसके बारे में हर कोई कहता तो था, या उनकी पार्टी भी कहती थी कि हम आर्टिकल 370 को ख़त्म करेंगे जम्मू कश्मीर से, लेकिन किसी को भरोसा नहीं था कि ये कभी ख़त्म होगा। लेकिन उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया अगस्त 2019 में, और मुझे याद है कि आप उस समय खुद सदन का संचालन कर रहे थे राज्यसभा में जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था वो बिल। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव इस बार हुए, उन चुनावों में आप वहाँ की लोकल पार्टीज़ तो छोड़ दीजिए, चाहे एनसी हो या पीडीपी हो, जो कि डे वन से कह रहे हैं कि साहब हमें आर्टिकल 370 तो वापस चाहिए, और वो भी उस आर्टिकल के बारे में जिसको कि फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने उस समय कहा था कि यह एक टेम्पररी प्रोविजन है, जिसके बारे में खुद नेहरू ने भी ये कहा था कि ये घिसते जाए। उसको परमानेंट करने की कोशिश की गई। वह जो काम था कि यह जो टेम्पररी चीज़ है जिसका लिमिटेड स्कोप था, उसको हटाना है, फाइनली नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया 2019 में। लेकिन इस बार जब चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, जिसमें कि विधानसभा को वहाँ फिर से रिवाइव करने के लिए, तो उस समय वहाँ लोकल पार्टीज तो छोड़ दीजिए, जो नेशनल पार्टीज जो एलाइज हैं उन स्थानीय पार्टियों के, वो भी कह रही हैं कि हम आर्टिकल 370 को वापस लेके आएंगे। उस आर्टिकल के बारे में जिसको जब एबॉलिश किया गया उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ जी, उसको ख़त्म किए जाने में कुछ भी गलत नहीं है। इस तरह की चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? मैंने बताया आपको ब्रिजेश जी, डॉक्टर आम्बेडकर का कोट, किसी तरह सत्ता मिल जाए, जब यह महत्वपूर्ण हो जाएगा तो देश पीछे छूट जाएगा। तो जिन तत्वों ने, जिन ताकतों ने इस तरह की चर्चा शुरू की, उनके लिए हम सत्ता में हों, सत्ता हमारी जागीर है, ये बड़ा क्लियर माइंडसेट है। और ऐसे लोग प्रभुत्वशाली होंगे, ताकतवर होंगे, तो देश का भविष्य नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आम्बेडकर साहब कह रहे हैं। साहब ये कृपया स्पष्ट रखिए, आम्बेडकर साहब का कोट कह रहा है। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, समाज और देश को बदलने के लिए हमें नेता की जरूरत तो होती ही है, पर ऐतिहासिक और साहसिक फैसलों के लिए हमें स्टेट्समैन की जरूरत होती है। जो फाइन डिस्टिंक्शन पॉलिटिकल लीडर्स और स्टेट्समैन में है वो यही है कि स्टेट्समैन निजी हित नहीं देखता, वो देश का हित देखता। जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट था भारत का। हमारे पहले प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल जी ने भी कहा था घिसते घिसते घिस जाएगा, या उस पर अगर कभी पार्लियामेंट में डिबेट भी हुआ, कभी चर्चा हो गई, तो आप देखिए बाकी
कांग्रेस पार्टी के स्टॉलवर्ड्स ने क्या ओपिनियन व्यक्त किया है, यह देश की जनता जानती है। एक बड़ा मैं सुंदर प्रसंग सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने। वह प्रधानमंत्री बनते ही उनका पहला वो बना असाइनमेंट कि वो शायद सार्क देशों का सम्मेलन था, वो मालदीव के। तो वहाँ तब नवाज शरीफ थे, वो भी आए थे। तो चंद्रशेखर जी की एक अपनी शैली थी और बड़े विलक्षण नेता थे, ग्राउंड के नेता था। इतना साहसी व्यक्ति ब्रजेश जी, मैं कभी आपको बताऊंगा, इस प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए बताऊंगा कि कैसे किसी प्रधानमंत्री को काम नहीं करने दिया जाता था, कैसे इनका कन्विक्शन है कि इन्होंने काम किया, वो मैं उल्लेख करूंगा कभी, आप बताएंगे तो। नवाज शरीफ मिले और तो जब वहाँ चर्चा खत्म हो गई तो नवाज शरीफ ने कहा कि अपने खोखर, अजीज खोखर शायद थे उन दिनों के साथ, उनके संस्मरण में है शायद ये, कि भाई इतना ब्रिलियंट स्पीच प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बोले। उनके पहला परिचय हुआ या हो रहा था, हमारी स्पीच ऐसी कैसे नहीं तैयार हुई। तो उनका वो तो एक्सटेम्पोर बोले। ये चंद्रशेखर जी के बारे में, उनके भी जो उस वक्त मिश्रा जी रहे हैं, उनके मेमोइर्स जो लिखे हैं उसमें दर्ज। फिर चंद्रशेखर जी की आदत थी वो नवाज शरीफ को पकड़ दे कि आओ आओ बैठो उसमें, और कहा कि भाई तुम बहुत कश्मीर बहुत चिंता लगाए रहते हो, रट लगा, तो मैं तुम्हें कश्मीर देता हूँ, चलो। कहा भाईजान आप क्या कह रहे हैं, ये निजी बातचीत हो रही थी, वो मैं निजी बातचीत चंद्रशेखर जी प्रायः सुनाते थे। कहा कि जिस दिन मैं कश्मीर दे दूंगा, देश में आप जितने माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी आपको संभालना पड़ेगा। भारत के पास इतनी सेना और पुलिस नहीं है कि जो हालात बनेंगे उसको नियंत्रित कर सके। इस देश की भावना, देश के लोगों में देशभक्ति की जो है, इंक्लूडिंग हमारे जो दूसरे वर्गों के लोग हैं, दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनमें भी है। इसी देश में गाजीपुर में हमारा वो अब्दुल हमीद हुआ। तो मैं ये मानता हूं कि मुट्ठी भर कुछ ताकतें हो सकती हैं ब्रजेश जी, पर इस देश की वो जनता जो देश को चाहती है, वो कभी इस चीज को होने देगी। ये राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए, जैसे आज की तारीख में आपको याद है कि आपने किन किन राज्यों में फ्रीबीज का, मुफ्तखोरी का और देश को कंगाली की तरफ ले जाने के वायदे किए हैं और कर नहीं पा रहे हैं, वही वायदे आप कर रहे हैं। जनता को समझना चाहिए, सजग नागरिक जब हों तभी देश सशक्त होता है। मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद हरिवंश जी। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर जो आपकी सोच है, देश ने कैसे आर्थिक उन्नति हासिल की 1947 में आज़ादी के बाद से और अभी किस हालात में है, या फिर उस समय क्या हालात थे जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, आप उनके सूचना सलाहकार थे, खुद आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे, और क्यों सोना गिरवी रखना पड़ा, किसका पाप था वो। ऐसी तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे बहुत जल्द एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, श्रोताओं को भी, दर्शकों को।